हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मिंकल, मुस्कान, तुर्की, मनन, पायल, कैसे हैं आप सब? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जल्दी से बताइए हाँ या ना। आर यू ऑल एबल टू हियर मी? क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? क्विकली लेट मी नो। गुड इवनिंग पीयूष, कैसे हो दोस्त? यस सर, क्लियर, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, कल हमने किया था चैप्टर की शुरुआत, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। आई होप आप सबने एकदम प्रेम पूर्वक पूरी रिवीजन कर ली होगी। मुझे बताओ, जिस जिस बच्चे ने रिवीजन करी, क्या आपको मजा आया? कल जो भी हमने बातें करी, जो भी हमने डिस्कस किया, क्या आपने उसको घर पे रिवाइज किया एक अच्छे बच्चे की तरह? देखो, मैंने आपको कहा था अब हमको एक स्कूल वाले बच्चे की तरह चलना है, हमको वो स्कूल वाली वाइब को आगे लेके चलना है कि यहाँ क्लास में हम जो भी चीजें पढ़ेंगे, जो भी हम चीजें सीखेंगे, वो आपने घर पे एकदम मन लगाकर दिल से रिवाइज करनी है, उनको अच्छे से रिकॉल करना है। प्लस जिन टॉपिक्स के साथ जो मैंने आरटीपी एमटीपीस की रेफरेंस दे रखे, दे आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उनको तो आपने बिल्कुल अच्छे से करना ही करना है। बताइए, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, दिल से अच्छे से उसने बढ़िया तरीके से रिवीजन किया और बढ़िया तरीके से सारी चीजों को रिकॉल भी करा? बताओ, किया आपने रिवीजन? कम ऑन, आई वांट टू नो, मेरे को आपसे आंसर्स चाहिए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मिंकल, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। पायल, ऋषभ, सब कह रहे हैं सर यस सर, किया किया किया। क्या चीजें याद आ रही थी? क्या आपको चीजें याद आ रही थी? ऐसा लग रहा था कि यार हाँ, ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है, ये चीजें तो हमने अच्छे से देखी थी, क्लास में सीखी थी, अब हमको इसमें कंफर्ट आ रहा है, हमको इसमें अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं सच्ची बताऊं, यही है चीज। अगर आपने जो चीज आज मेरे साथ क्लास में कर ली, उसको आपने घर में रिवाइज कर लिया, मतलब आपका पैसा वसूल। जैसे कहते हैं ना, हिंदी भाषा में कोई पिक्चर देख के फीलिंग आती है ना, पैसा वसूल, मजा आ गया, ब्लॉकबस्टर। इस क्लास को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। फिर भी मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं, कल हमने जो भी चीजें डिस्कस करी थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट। मैंने आपको कहा था कि ये कुछ नहीं है बल्कि एक एग्जामिनेशन है। मैंने कहा एग्जामिनेशन कैसी? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी। उसके बाद उस एंटिटी के बारे में हम लिखेंगे वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म, हमको फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट सबका होगा। ठीक है, अब हम क्यों कर रहे हैं एग्जामिनेशन? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, जो सारे बच्चे एकदम मन लगाकर अच्छे से इसको याद रखेंगे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे 200। ऐसे 200 00 है या ओओ है? सर ओओ है। ओओ का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यानी उइया, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड कैसे अचीव होंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? जब हम अपना ऑडिट करेंगे एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या है ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, यानी उसको अगर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो उसको रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। ना रे बाबा ना, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हमको मिसस्टेटमेंट से डर नहीं लगता, मटीरियल मिसस्टेटमेंट से लगता है। तो उसको रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, उसको उस रीजनेबल अश्योरेंस से ये अश्योरेंस चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ? बिल्कुल कह सकते हो सर। और जब हमने वो ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, वो हम कैसे करेंगे? वो हम रिपोर्ट इशू करके करेंगे। सो रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन द ऑडिट रिपोर्ट। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करके चलेंगे। नाउ हमने फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करी थी, वेरी इजी डेफिनेशंस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? एक स्ट्रक्चर हमको दे देता है जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है, जो टीसीडब्ल्यूजी अडॉप्ट करती है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इट इज सूटेबल फॉर द एंटिटी। ये एंटिटी के लिए एक्सेप्टेबल है, सूटेबल है। इसमें दो तरह के फ्रेमवर्क थे, फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है आप बस उस फ्रेमवर्क को फॉलो करो, ठीक है, आप ब्लाइंडली उस फ्रेमवर्क को फॉलो करो। बट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहता है इफ यू वांट टू मेक सर्टेन एडिशंस, if you want to make certain disclosures beyond those required by the framework, तो आप वो डाल सकते हो। if you want to depart from a requirement of FRF, आप कर सकते हो, बट ये डिपार्चर सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में होगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट क्या है? गलती है। गलती कब होगी? जब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ACPD। ACPD का क्या मतलब है? सारे बच्चे जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ACPD का मतलब बताएंगे मुझे। फटाफट बताओ,
व्हाट डू यू मीन बाय एसीपीडी? एसीपीडी का क्या मतलब है? फटाफट सारे बच्चे मुझे बताओ ना। आप बताओगे तो मेरे को लगेगा ना कि हाँ ये बच्चे रिवाइज करके आए हैं, ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो इनके साथ मुझे भी और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। फटाफट बताओ एसीपीडी का क्या मतलब था? एसीपीडी एयर कंडीशनर पेन ड्राइव, हाँ एयर कंडीशनर पेन ड्राइव? द आंसर इज नो। वेरी गुड मिंकल, वेरी गुड योगिता, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड मनन, सबने बिल्कुल सही बताया। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जहां भी डिफरेंस होगा बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, व्हाट इज देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, उसको हम मिसस्टेटमेंट बोल के चलेंगे। एंड दिस मिसस्टेटमेंट कैन अराइज आइदर फ्रॉम फ्रॉड और एरर। ये बात आपने कल मेरे को एकदम अच्छे से बताई थी। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन है? बड़े लोग हैं। अभी आप बस इतना समझो, मैनेजमेंट की कोई भी शिकायत लगानी होगी तो हम इनके पास जाएंगे, ठीक है सर। अब फिर हमने डिस्कस किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपकी आरटीपी नवंबर 22 में इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता क्या है? तीन चीजें आपने ध्यान रखनी थी कि ये एक एटीट्यूड है जिसमें तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या था? क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड क्या आया? सवाल क्यों उठे कि लिपस्टिक का निशान है? सवाल क्यों उठे? बिकॉज वाइफ अलर्ट थी। सो बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस व्हिच कैन इंडिकेट अ मिसस्टेटमेंट, एंड जहां आपकी अलर्टनेस है, क्वेश्चनिंग माइंड है, अब आप उसका क्रिटिकल असेसमेंट करके चलेंगे जो भी एविडेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था तो हमको अलर्ट किन चीजों को लेकर रखना है? सबसे पहले तो कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस होगा वो इंडिकेट करेगा दैट द डॉक्यूमेंट्स, जो क्वेश्चन है हम सवाल उठाएंगे ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्यों उठा रहे हैं सवाल? बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, कंडीशंस दिखा रही है कि यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। अगर फ्रॉड है तो क्या बेसिक ऑडिट प्रोसीजर से काम चल जाएगा या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे? आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स यहां पे हमको करके चलने पड़ेंगे। यही चार बातें हमने ध्यान रखी थी। एंड हम किस चीज से बच जाएंगे? सर हम दिल पे चोट लगने से बच जाएंगे। चोट लगती है तो क्या आवाज आती है? सारे बच्चे बताओ। चोट लगती है तो दिल से क्या आवाज आती है? सर आवाज आती है उई। उई का क्या मतलब है? ओवरलुकिंग, over generalizing and inappropriate assumptions while designing the audit procedures, overlooking the unusual circumstances, यानी जो चीजें हमको unusual लग रही है हम उनको overlook नहीं कर सकते। हम अपनी जो conclusions हैं उनको over generalize नहीं कर सकते। इसी तरह हम inappropriate assumptions नहीं बना सकते अपने audit procedures को डिजाइन करते वक्त। इसके नीचे की बातें मैंने आपको कहा था, एक बार प्लीज इसको रीड कर लेना एंड थोड़ा मोटा जो भी याद रह जाए उतना आप एग्जाम में लिखोगे, काफी रहेगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक स्टेज ऑफ ऑडिट पे रहना चाहिए, यानी प्लानिंग स्टेज पे, या फिर हर स्टेज ऑफ ऑडिट पे होना चाहिए? हर स्टेज ऑफ ऑडिट पे होना चाहिए। क्या पता किस स्टेज ऑफ ऑडिट पे आपको फ्रॉड की खुशबू आ जाए। ध्यान से समझना मेरी बात, क्या पता किस स्टेज ऑफ ऑडिट पे आपको फ्रॉड की खुशबू आ जाए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट इज आल्सो अप्लाइड एट ऑल स्टेजेस ऑफ ऑडिट। सर क्या क्या स्टेजेस पे हमने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करने की बात की थी? सबसे पहले तो मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। रिस्क के हिसाब से हमने डिसाइड किया नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स करके क्या मिला? मोतीचूर का लड्डू। द आंसर इज नो। हमको मिला ऑडिट एविडेंस जिसको हम इवेलुएट करेंगे, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस से हमने क्या निकाला था कल, याद है आपको? सच्ची 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 बताओ, जल्दी से बताओ सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में, ऑडिट एविडेंस से आपने क्या निकाला? फटाफट बताना मुझे। वेरी गुड योगिता, बहुत बढ़िया। योगिता ने तो एकदम बिल्कुल योग्य आंसर दिया है, कंक्लूजन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस। हम जब ऑडिट एविडेंस से कंक्लूजन निकालते हैं, सक्सेस स्टॉकी ध्यान से सुनना, जब हम ऑडिट एविडेंस से कंक्लूजन निकालते हैं उस कंक्लूजन के बेसिस पे ओपिनियन आता है। ओपिनियन सीधा ऑडिट एविडेंस पे नहीं आता। आप पहले कंक्लूजन निकालते हो, कंक्लूजन से ओपिनियन पे जाते हो, तो कंक्लूजन निकालेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। एंड लास्ट पॉइंट जो याद नहीं आ रहा उसमें बस आपने यही याद रखना है, जहां मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगाएगा, जहां मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगाएगा उस जजमेंट को इवेलुएट करने के लिए हमारी प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। एंड व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? सर इट इज एन एप्लीकेशन। ये मोबाइल वाली एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन मतलब किसी चीज को अप्लाई करना। क्या अप्लाई करोगे? जो आपने सीए कोर्स में सीखा है। सर हमने नॉलेज ली है, हमने ट्रेनिंग ली है, हमने एक्सपीरियंस लिया है, तो जब जब हम इस कोर्स में सीखी हुई चीजों को अप्लाई करते हैं ऑडिट के अंदर डिसीजन लेने के लिए, उसको हम प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। सारे बच्चे बताओ, क्या प्रोफेशनल जजमेंट वाली चीज अब आपके अंदर एकदम अच्छे से बैठ गई है? हाँ सर बैठ गई है। हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों लेते हैं? हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्त ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली चीज चाहिए थी रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस तभी मिलेगी जब आपकी जेब में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा। सफिशिएंसी का क्या मतलब है? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब है? क्वालिटी। क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट है? जल्दी से बताओ, कौन सी दो चीजें जिसपे हमारी क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंडेंट है? देखते कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है।
सच्ची सच्ची बताओ, कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिसपे हमारी क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है? कौन सी है वो दो चीजें जिसपे हमारी क्वांटिटी डिपेंड करती है? जयश्री ने बताया सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेरी वेरी गुड। क्या रिस्क है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियली मिसस्टेटेड है, प्लस आपने क्वालिटी वाली बात बताई। बताओ क्वालिटी वाला मैंने क्या एग्जांपल दिया था? क्वालिटी वाला मैंने एग्जांपल क्या दिया था? तभी तो तुमको याद रहेगा, ठीक है। क्वालिटी वाली मैंने कौन सी बात बताई थी? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तुमने बिल्कुल सही बताई। क्वालिटी वाली चीज मैंने कैसे समझाई थी कि अगर क्वालिटी ज्यादा होगी तो एविडेंस कम लगेगा। देखते कौन कौन बच्चा याद करके आया एकदम, तुमको अब जाना है फील में। वेरी वेरी गुड। मनन ने कहा सर आपने घी वाला एग्जांपल दिया था कि घी की रोटी अगर होगी तो वो आप कम लोगे क्योंकि उसकी क्वालिटी बेटर है, उस पर आपकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं लगेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस, इट इज अबाउट द रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। सर रेलिवेंस का क्या मतलब है? पेरोल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें कि अगर मैं पेरोल की डिसबर्समेंट चेक करना चाहता हूं, मैंने सैलरी पे करी है कि नहीं, तो उसे सैलरी स्लिप से फर्क नहीं पड़ता, बैंक स्टेटमेंट से देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मैंने पेमेंट करी है कि नहीं। तो वो रेलिवेंट भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल के अगर डेटर्स होंगे तो मैं डेटर कंफर्मेशन लूंगा तो वो ज्यादा रिलायबल रहेगी एज कंपेयर टू अ सेल्स इनवॉइस। तो एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स ऑन द रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। क्या हमने इतनी ही बात की थी? हाँ सर हमने इतनी ही बात की थी। फिर हमने बात करी थी प्रेमाइस की। किस बुनियाद पे ऑडिट होता है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है। कौन बनाएगा? मैनेजमेंट या ऑडिटर? सर ऑडिटर तो चेक करेगा, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होनी चाहिए? आंसर इज नो। कैसे हटेगी? सारे बच्चे बोलो डिम ऑफ आईसी। डिम ऑफ आईसी का क्या मतलब है? डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यानी जब आप एकदम शानदार वाले इंटरनल कंट्रोल्स लगाओगे देन ओनली यू विल गेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के बिना वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी मिलेंगे जब आपके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे। अब एक बात बताओ, तभी हमारे मिसस्टेटमेंट नहीं होंगे वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, इंटरनल कंट्रोल हो गए। अब ऑडिटर को क्या चाहिए? आउ। सर आउ का क्या मतलब था? ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल दोज विद इन द एंटिटी जिनसे भी ऑडिटर इंफॉर्मेशन लेना चाहे, टू ऑल दोज विद इन द एंटिटी whom ऑडिटर डिटरमाइंस इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट सबको क्लियर है? हाँ सर ये बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। चार इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या थी? पहली तो उनकी तरफ से नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? इसमें मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है। जजमेंट इन्वॉल्व है तो इसके दो रिलेटेड वर्ड्स क्या थे? सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, वेरी वेरी गुड। दूसरा क्या है? देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। दो बार तीन बार बोलोगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो, बोलो बस मेरे साथ। क्या है इसमें दिक्कत? जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। राइमिंग भी है क्योंकि मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है। जहां जजमेंट इन्वॉल्व है वहां हम गारंटी दे ही नहीं सकते सब सही है कि गलत है। तो जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। प्लस फिर हमने इसी से निकाला कि वहां पे अनसर्टेनिटी है एंड कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव डिसीजन है। हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या दिक्कत है? हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। तो यहां पे भी बात मैनेजमेंट की ही आ गई। अगर आपको याद ना है ना तो याद रखना, यहां पे भी बात मैनेजमेंट की स्टार्ट होगी। हमको मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए और हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। तो वेरेवर यू आर डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बताओ क्यों नहीं दे रहे कंप्लीट इंफॉर्मेशन? सर क्योंकि उनके मन में चोर है, यानी दे हैव डन अ फ्रॉड। फ्रॉड कैसा? मैंने कहा सोची समझी चाल है मैनेजमेंट की, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। सारे बच्चे बताओ सोची समझी चाल को कैसे लिखोगे? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, फटाफट अभी इसको लिखो। और अगर आप देख रहे हो गूगल ड्राइव में तो आप अभी इस नोटबुक में लिखो, हाउ डू यू राइट सोची समझी चाल इन द लैंग्वेज ऑफ ऑडिटिंग। सारे बच्चे बताओ हाउ डू यू राइट सोची समझी चाल। ठीक है, मेरे को याद है बचपन में ना हम एक गेम खेलते थे, मेरा घोड़ा मेरी चाल, पता नहीं कुछ इस तरह के ना बातें बोलते थे, तो मुझे उस चीज की याद आ रही है इस बात में। फटाफट बताओ। कम ऑन, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मिंकल, योगिता, सृष्टि, जयश्री, बहुत बढ़िया, शानदार। सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स, इनको एकदम सोच समझ के इन्होंने हमारे लिए षड्यंत्र को रचा है। तो क्यों? अब इन्होंने फ्रॉड रचा है तो फ्रॉड पकड़ लेते हैं? नहीं पकड़ सकते क्योंकि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की पावर्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। डीटीसी, डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट। डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड रीजन to settle for less than persuasive audit evidence, to ignore a audit procedure, but as the time passes relevance of information reduces and we need to maintain a balance between benefit and cost. Other matters में चार बातें थी। fraud, related party, fraud किसके साथ? related party के साथ। आप fraud करोगे related party के साथ, that is a non compliance which can lead to penalties and can affect your
गोइंग कंसर्न। इसके बाद हमने ये प्यारा सा एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमको आगे जाके फ्रॉड मिला था, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की वजह से ऐसा हो सकता है that you may perform the audit as per standards on auditing and you may not be able to detect the material misstatement from fraud। ठीक है, ऐसा हो सकता है। But does it allow the auditor to settle for less than persuasive audit evidence? The answer is no। हमको persuasive audit evidence लेना ही पड़ेगा, हमको persuasive audit evidence लेना ही पड़ेगा। क्या हमने इतना ही डिस्कस किया था कल? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या हमने कल इतना ही डिस्कस किया था? 15 मिनट हो गए हैं आज की क्लास के, और ये 15 मिनट मैं काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, हमारी 3 घंटे की क्लास है, 15 मिनट में तो हमने कल का ही रिवाइज किया, तो आज की क्लास तो अभी शुरू हुई है। सारे बच्चे बताओ क्या आप क्लास में आ चुके हो? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे मुझे कि आप क्लास में आ चुके हो। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। अब आज की क्लास शुरू होगी। अभी तो हमने वो रिवाइज किया जो हमने कल पढ़ा था। ऑल गुड? यस सर, बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं आज की क्लास एक और शानदार टॉपिक के साथ, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या आपको एसए 200 का नाम याद है? यस सर, क्या नाम था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यानी उया कासा। तो यहां हम बात कर रहे हैं कासा की। सर कासा का क्या मतलब है? कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की बात हमने कर ली। क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना। वो सारी कहानी हम डिस्कस करके आगे बढ़ चुके हैं। बात करते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यू नीड टू परफॉर्म ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हम पे एप्लीकेबल नहीं है। अरे नहीं है एप्लीकेबल तो मत करो यूज। जैसे कि आपने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। क्या आपने AS 17 पढ़ा है? हाँ सर, हमने AS 17 पढ़ा है, पर नाम याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं। सेगमेंट रिपोर्टिंग करके ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। अब एक बात बताओ, क्या हर कंपनी के सेगमेंट होते हैं? क्या हर कंपनी के सेगमेंट होते हैं? द आंसर इज नो। तो अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता तो ना मत करो अप्लाई। ऐसे ही आप पे अगर कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई नहीं होता तो आप मत करना। तो इन्होंने कहा कंप्लाई विद ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रेलिवेंट टू ऑडिट, यानी अगर कोई रेलिवेंट नहीं है तो आप उसके साथ अप्लाई मत करो। एक ऐसे रेलिवेंट कब होता है? When the essay is in effect, यानी ICAI ने वो essay इशू कर रखा है, and the circumstances addressed by the essay exist। Suppose एग्जाम्पल देखिए हिसाब से बताता हूं, essay 505, इस essay को हम बोलते हैं कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक यानी कार्तिक इज द ऑडिटर, ही इज कॉलिंग एन एक्सटर्नल पार्टी कॉल्ड कार्तिक। तो 505 में हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं। तो अगर कंपनी के पास डेटर है, कंपनी के पास क्रेडिटर है, कंपनी के पास बैंक का बैलेंस है, तो इसको मैं कंफर्म कर सकता हूं थर्ड पार्टी से। द आंसर इज यस। तो क्या ऐसे 505 एप्लीकेबल हो गया? द आंसर इज यस, वो एप्लीकेबल हो गया, वो रेलेवेंट हो गया। अब मुझे उससे कंप्लाई करना पड़ेगा। पर सर कंप्लाई करने के लिए क्या मुझे ऐसे 505 को समझना पड़ेगा? आंसर इज यस। यही बात इन्होंने यहां लिख रखी है, यू नीड टू टेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर टेक्स्ट ऑफ ऐसे। आपको उसको समझना पड़ेगा। क्या ये बातें समझ आ रही है? बहुत आसान बातें, बस आप इनको रीड करो और समझो और मेरे साथ आगे बढ़ते चलो। अब क्या मैं बोल सकता हूं मैंने ऐसे के साथ कंप्लाई किया जबकि मैंने उसकी 2-3 चीजों को ना इग्नोर कर दिया? यानी ऐसे ने कहा था ये 10 चीजों के साथ आपको कंप्लाई करना है, ध्यान से समझना। ऐसे ने कहा था ये 10 रिक्वायरमेंट है, आपको इनके साथ कंप्लाई करना है, मैंने सिर्फ 6 के साथ कंप्लाई किया। क्या मैं बोल दूं कि मैंने फुली कंप्लाई किया? जल्दी से बताओ। ये तो कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा, बट मैं चाहता हूं आप एक बार इसका जवाब दे दो ना। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट में डाल रखी है ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें। आप बताओ 10 में से 6 रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किया, मैंने कहा 4 को छोड़ो। ठीक है, मेजोरिटी के साथ तो कर लिया ना मैंने, पास ही तो होना, एग्जाम्पशन आ रही है, 10 में से 6 के साथ कंप्लाई कर लिया। आप बताओ क्या मैंने फुली कंप्लाई किया या नहीं किया? क्या ये बोला जाएगा मैंने कंडक्ट किया ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? सोच समझ के बताओ। ये यस सर पुराने वाले हैं, आई होप। पायल ने कहा नो, जयश्री ने कहा नो, वेरी वेरी गुड। पार्शियल कंप्लायंस इज जीरो कंप्लायंस, ध्यान से समझना इस बात को। पार्शियल कंप्लायंस इज जीरो कंप्लायंस, या तो आप कंप्लाई करते हो या आप कंप्लाई नहीं करते। ठीक है, पार्शियल कुछ नहीं होता इस दुनिया में, नथिंग इज पार्शियल, या तो आप करते हो या आप नहीं करते। ठीक है, सो यहां पे आप इस चीज को यही बोलोगे, ऑडिटर शेल नॉट रिप्रेजेंट कंप्लायंस विद एसेज इन द ऑडिट रिपोर्ट अनलेस he has complied with the requirements of this essay and all other essays relevant to audit। आपको सारी requirements के साथ comply करना पड़ेगा। अब हर ऐसे में ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे ऐसे 200 ने तो आपको बता दिया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव।
बट हर ऐसे में आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो ये कहता है कि अगर आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, यानी अगर आपको ऐसे 200 का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको अचीव करना है। ये आप कैसे अचीव करोगे? बाकी एसेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर कर। अगर आप बाकी एसेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लोगे, हम मान लेंगे कि आपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हैविंग रिगार्ड टू द इंटर रिलेशनशिप अमंग एसेस, यानी सारे एसेस में थोड़ा बहुत इंटर रिलेशन होगा। डिटरमाइन इफ एनी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड इफ नेसेसरी, यानी एसेस ने आपको बोले हैं कुछ पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर्स आपने करने हैं, बट अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को ये भी करना चाहिए, तो कर लो ना, और इवेल्युएट करो क्या आपको SAAE मिला कि नहीं। जल्दी से बताओ इसका क्या मतलब है, सारे बच्चे बताओ व्हाट डज दिस मीन। यानी ऑडिट प्रोसीजर्स करके आपको ये बस इंश्योर करना है कि आपको ये मिल जाए। कौन है ये सज्जन व्यक्ति? व्हाट डू यू मीन बाय SAAE? बताओ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना। कैसे मिलता है? इससे मिलता है कौन ये? क्या लिखा है ये? फटाफट बताओ। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वेरी वेरी गुड। तो बस यही बेसिक बातें आपने ध्यान रखने, ठीक है। जितनी बार हम इनको बोलेंगे, जितनी बार हम इनके थ्रू जाएंगे, उतने आप इसको कंफर्टेबल बनते जाएंगे। ये कह रहा है कंप्लाई विद ऑल द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, ये बात मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ एसे अनलेस इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ ऑडिट एसे इज नॉट रेलिवेंट। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसे होता है ऐसे 610, ऐसे 600 की जो सीरीज होती है, इसमें ना कुछ सीरीज होती है, जैसे मैं बताता हूं 200 की सीरीज होती है। अभी ना घबराना मत, ये सारी सीरीज आपके करनी भी नहीं है हमको। 300 की सीरीज होती है, जो जो करना होगा हम क्लास में करके चलेंगे। 400 की सीरीज होती है। फाइनल वाले बच्चों को डराने के लिए रख रखी है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। 500 की सीरीज होती है, ओह माय गॉड। ऐसी 600 की भी होती है, ऐसी 700 की भी होती है। तो जो 600 वाली होती है ना, इसमें हम किसी ना किसी का ना काम यूज कर रहे होते हैं, या तो दूसरे ऑडिटर का काम यूज कर रहे हैं, या इंटरनल ऑडिटर का काम कर रहे हैं, या ऑडिटर कोई एक्सपर्ट है, हमको कोई एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी, जैसे केबीसी में होता है ना एक्सपर्ट एडवाइस, ऐसे ही हम एक्सपर्ट एडवाइस ले लेते हैं। तो ऐसे 610 होता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। हम इसको याद भी ऐसे रखते हैं, I for 6I0, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर। इट इज नॉट एप्लीकेबल अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है तो इंटरनल ऑडिटर का काम कैसे यूज करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो कई बार अगर कोई ऐसे रेलिवेंट नहीं है तो आपको उसके कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर वहां कोई कंडीशनल रिक्वायरमेंट है और वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो भी फिर आपको उससे कंप्लाई करने की जरूरत नहीं। बस आप इस बेसिक बातों को ध्यान रखना। कल को इंस्टीट्यूट आपको ट्रू फॉल्स में दे दे कि ऑडिटर नीड्स टू कंप्लाई विद द एसे इवन इफ इट इज नॉट रेलिवेंट टू ऑडिट, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये फॉल्स है। You need to comply with the essays which are relevant to the audit. If they are not relevant, if the conditions are not present, you need not comply with the essay, you need not comply with the requirement. Done? Done sir. Last point समझना एकदम प्यारे तरीके से। In exceptional circumstances, दूसरी बार आ रहा है exceptional circumstances, auditor may depart from the relevant requirement in essay. In such cases, auditor shall perform alternate audit procedures to achieve the aim of that requirement. यानी अगर आप जो ऑडिट प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने कहा है वो कर नहीं पा रहे, तो क्या परसुएसिव ऑडिट एविडेंस नहीं ले? क्या परसुएसिव ऑडिट एविडेंस नहीं ले? क्या अगर जो ऑडिट प्रोसीजर मेरे को स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने कहा है, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ऐसे 501, ठीक है, एक ऐसे 501 होगा जो हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री का क्या मतलब है? रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, इन सबको चेक करने के लिए आपको इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है। बट जैसे कोविड आया था, क्या आपको पता है कोविड आया था? हाँ सर कोविड आया था। अब कोविड के टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या अब मैं इन्वेंट्री चेक ना करूं या मुझे परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करके? जल्दी से बताओ आपका क्या कहना है इस बारे में, आपका क्या सुझाव है? What do you feel? अगर किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में मैं अपना ऑडिट प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग ने कहा है वो नहीं कर पा रहा, तो क्या मैं परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ना लूं या फिर मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ,
जयश्री ने कहा सर लेना पड़ेगा, आप बिना उसके आगे नहीं बढ़ सकते। वेरी गुड जयश्री, यही बात मुझे आपसे सुननी है। आपको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे, अब आपको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा एंड वही बात आपने बस समझ के चलनी है। इफ द पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर कांट बी परफॉर्म्ड इन अ सर्कमस्टेंस, यू नीड टू परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। एंड लास्ट बात इन्होंने कह दी, फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, यानी अगर किसी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाओगे, तो आपको उस केस में अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है। यानी आपको क्लीन ओपिनियन तो नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं आया, या फिर आप इंगेजमेंट से विड्रॉ कर लोगे। और अगर आपको लगता है ये सिग्निफिकेंट मैटर है तो इसके बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे एज पर एसए 230। सर एसए 230 क्या है, इसके बारे में भी पूरी डिस्कशन होगी, पूरी अच्छे से बात होगी। अभी बस आप इतनी सी बात समझ लो, अगर मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलती, यानी मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, तो क्या मैं क्लीन ओपिनियन दूंगा? द आंसर इज नो। मुझे अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा या एंगेजमेंट को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। एंड लास्ट बात इन्होंने कह रखी है, इसको आप क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में भी कर सकते हो। आपको कैसे पता कि जो ऑडिट है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हुआ है? कल को अगर आपसे आईसीआई पूछ ले, 3 नंबर का क्वेश्चन आईसीआई ने पूछ लिया मान लो पेपर में कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन का हमको आंसर दो, हाउ डू यू नो ऑडिट हैज बीन परफॉर्म्ड विद एसेस। आपको बस 3 जो स्टेप्स है ना ऑडिट के, आपने बस वो बोलना है कि ये जो 3 स्टेप्स हैं ये ऑडिट के साथ सिग्निफिकेंट मैटर, यानी कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना समझ लो इसको, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसको हम बातों बातों में निपटा नहीं सकते, इसको अब हमको लिखित में रखना पड़ेगा, ठीक है, इस पे कार्रवाई होगी। दिस इज इनफ टू बी अंडरस्टैंड राइट नाउ। बाकी सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, आगे आने वाली क्लासेस में आपको धीरे धीरे बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी के लिए बस मेरा ये सवाल है आपसे, कैसे पता चलेगा ऑडिट ऐसे इसके हिसाब से हुआ? तो आप बोलना जो 3 मेन स्टेजेस है ऑडिट की, क्या क्या 3 मेन स्टेजेस है? ऑडिट प्रोसीजर्स करके क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस से हम क्या निकालते हैं? कंक्लूजन्स। ये तीनों अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हुए हैं तो ऑडिट भी ऐसे के हिसाब से हुआ। यही बात यहां लिख रखी है। कैसे पता चलेगा whether the auditor has performed an audit in accordance with essays? ये डिटरमाइन होता है by the audit procedures performed in the circumstances, sufficiency and appropriateness of the audit evidence obtained thereof, and the last point is suitability of the audit report based on the evaluation of that audit evidence in the light of overall objective of the auditor। तो यही 3 स्टेजेस थी, प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे जो आप कंक्लूजन निकालते हो, कंक्लूजन के बेसिस पे आप अपना ओपिनियन देते हो ऑडिट रिपोर्ट में। ये तीनों स्टेजेस अगर आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करी हैं तो आपका ऑडिट एज पर एसेस हुआ है। क्विकली गो थ्रू दिस पॉइंट एंड लेट मी नो, क्या ये सारी बातें आपको क्लियर है? फटाफट बताओ हाँ या ना। फटाफट इस टॉपिक को एक बार आप देख लो, जो लास्ट में क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से देख लेना एंड जस्ट लेट मी नो इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार आंखें बंद करके इस वाले क्वेश्चन को रिकॉल भी कर, क्या ये बात आपको ध्यान में आ रही है या नहीं? सर समअप कर दो इस टॉपिक को एक बार। तो इस टॉपिक को अगर हम समअप करें तो बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं गरिमा आपको एक बात बताता हूं, ये टॉपिक कभी आईसीआई आपको बोलेगा नहीं कि पूरा का पूरा हमको बताओ कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं, आप बताना आपको समझ आएगी नहीं। आपको अगर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, यानी आपको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो वो कहते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करो। क्या सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करना? द आंसर इज नो। जो ऐसे रेलिवेंट है ना उसके हिसाब से करना है। क्या ऐसे की मैं कोई रिक्वायरमेंट छोड़ सकता हूं? छोड़ सकते हो अगर वो एप्लीकेबल नहीं है। इतनी सी बात समझ आई? हाँ सर। अगर ऐसे ने कोई ऑडिट प्रोसीजर कहा है बट मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो क्या मैं ऑडिट एविडेंस ना लूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप क्या परफॉर्म करेंगे? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर या अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर? विच इज द राइट वर्ड? किसी बच्चे ने ना एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर भी लिखा था, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं ऐसे का जो ऑडिट प्रोसीजर है वो नहीं कर पा रहा, तो इस केस में लॉजिकली बताना, आपकी इंग्लिश चेक कर रहा हूं मैं यहां पे, आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो या अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर? एडिशनल होता है कि मैंने जो ऐसे ने कहा था वो कर लिया, अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर होता है ऐसे ने कहा था ये कर लो, ये नहीं कर सकता, अब मुझे ये करना पड़ेगा। आप बताओ अब इस केस में अल्टरनेट हो रहा है या एडिशनल हो रहा है? बिकॉज एग्जाम में ना यही होता है,
हम सोच कुछ और रहे होते हैं, लिख कुछ और रहे होते हैं, तो काफी सोच समझ के सही शब्द पकड़ने पड़ेंगे आपको। सब बच्चों ने बिल्कुल सही कहा सर, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट में आपने बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अगर कल को आपका कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा, यानी आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिली, तो क्लीन रिपोर्ट दे दे क्या? द आंसर इज नो। आपको मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी पड़ेगी या फिर आपको ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ करना पड़ेगा। मैं आपके बारे में इस बारे में हम एक बहुत बड़ी चर्चा करेंगे, इस बारे में हम एक बहुत बड़ी चर्चा करेंगे। ऐसे 700 की सीरीज में इस पे चर्चा होगी, गंभीर चर्चा होगी। आप उसके बारे में याद, परेशान मत होना, बस याद रखना कि इस तरह की हम एक बात आगे करने वाले हैं। एंड ऑडिट ऐसे इसके हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैंने कहा 3 स्टेजेस चेक कर लो, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस और ऑडिट रिपोर्ट। अगर ये तीनों चीजें ऐसे इसके हिसाब से करी हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या ये समराइजेशन जो मैंने करी आपको समझ आई या नहीं आई? बाकी चीजें छोड़ दो जो भी मैंने अभी बताई थी, लीव देम फॉर द टाइम बाइंग, बिकॉज मुझे पता है बाकी सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करेंगे तो आपका और दिमाग खुलेगा, आपको और ज्यादा चीजें अच्छे से समझ आएंगी। अभी जो मैंने समराइजेशन करी, अगर वो आपको समझ आ गई तो गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स एंड लेट्स मूव अहेड। और ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस सर, समझ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है? यस, वेरी वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अमेजिंग टॉपिक जो एमटीपी अक्टूबर 21 में आया, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा चैप्टर्स की तरफ। यहां आपके मोटा माटी मेरा जो मानना है बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग एक लेवल पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम थोड़ी गंभीर गंभीर चर्चाएं जो होंगी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी आपको। ऑडिट अगर इतनी सी बातें समझ आ गई, आपका ऑडिट काफी अच्छे से स्ट्रांग हो चुका है, आपका बेस बन चुका है। अभी अगर आपसे कोई सवाल पूछता है ऑडिटिंग क्या होता है, आई एम श्योर आप काफी सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज कर पाओगे, आप रीजनेबल एश्योरेंस समझा पाओगे जो कोई छोटा बच्चा नहीं समझा सकता, ठीक है। आपको सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस आता है, आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आता है कि प्रोबेबिलिटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपको मटेरियलिटी आता है, आपको मिसस्टेटमेंट आता है। तो भाई साहब आप बढ़ तो गए हो, एंड ये सिर्फ एक क्लास में हो गया है, ठीक है। अब आप देखो कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात देखते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, हाउ द ऑडिटर इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट मिसलीड एनीबॉडी। ये आईसीआई का सवाल है, मैं बता देता हूं आपको। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आईसीआई। आईसीआई ने ये सवाल पूछा है एमटीबी अक्टूबर 21 में। क्या आप सारे बच्चे मेरे साथ रेडी हैं इसको याद करने के लिए? सारे बच्चे बोलो यस सर, वी आर रेडी टू लर्न दिस क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम फुल में से फुल लेके आएंगे, हम एक नंबर भी कटने नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें हम क्लास में कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल कोई कमी मत छोड़ना, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से हम इनको करेंगे, ताकि जैसी सवाल आए आप वो 5 के 5 पॉइंट्स एकदम लिख दो और फिर एकदम रॉकस्टार बन के आगे निकलो। तो हाउ द ऑडिटर इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट मिसलीड एनीबॉडी। तो ये 5 लाइनें दे रखी है, एक बार फटाफट इनको एक बार डिस्कस करते हैं क्या कहती है ये लाइनें। पहली चीज इन्होंने क्या कहा, accounts have been drawn up with reference to the entries in the books of account। क्या यही चीज हमने क्लास 11th में पढ़ी थी कि जो जर्नल एंट्री पास होती है उसी के हिसाब से लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं? द आंसर इज यस। एंड ये जो एंट्रीज पास होती है, ये एंट्रीज किस बेसिस पे पास होती हैं? सर कोई इनवॉइस होता रहेगा, कोई ना कोई पीओ होता रहेगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ना जिसके बेसिस पे ये एंट्री पास हुई है। अगर मैंने किसी को सेल करी है तो पक्की बात है मैंने इनवॉइस इशू करा होगा, उसकी तरफ से मेरे को ऑर्डर आया होगा। क्या ये बात आपको लॉजिकल लग रही है? हाँ लग रही है सर। तो जो भी एंट्री पास हुई है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ध्यान से समझना, पहला पॉइंट क्या है, मैंने जब अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि ये सारी चीजें हुई हैं, मैं ये इंश्योर कर लूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट मिसलीड एनीबॉडी। दिस इज द थीम ऑफ द टॉपिक। मुझे एज एन ऑडिटर ये इंश्योर करना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को बहका नहीं रहे। तो मेरा पहली बार जो फोकस होगा वो ये होगा कि जो इसके खाते बने हैं, जो इसके अकाउंट्स बने हैं, वो बने किस हिसाब से हैं? लेजर अकाउंट किसके हिसाब से बनेगा? जर्नल एंट्री के हिसाब से। जर्नल एंट्री किसके हिसाब से बनेगी? एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो कोई इनवॉइस हो सकता है, वो कोई परचेज ऑर्डर हो सकता है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के वो चीज बनाई जाएगी। एंड लास्ट चीज, जो एंट्रीज पास हुई हैं उनके लिए तो डॉक्यूमेंट्स हैं, बट कोई एंट्री रह भी नहीं गई है। ध्यान रखना, कोई एंट्री रह भी नहीं गई है। नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ओमिटेड in the process of compilations and nothing which is not in the books of accounts has found place in the statements। यानी हमारी कोई भी एंट्री नहीं रह गई है, बस आप इतनी सी बात ध्यान में रख के चलो। तो 3 बातें क्या हो गई, जल्दी से सारे बच्चे मुझे रिवाइज कराओ। सर सबसे पहली बात, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं, दे हैव बीन प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस टू एंट्रीज। ये एंट्रीज कैसे आई हैं? दे आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड तीसरी चीज, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई है। क्या ये 3 पॉइंट्स याद हो गए? जल्दी से बताओ।
आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बताओ हाँ या ना, क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन इन रेफरेंस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी, एंड अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी लेजर अकाउंट्स है जनरल एंट्री के हिसाब से बने। क्या बेवकूफों वाली बात नहीं है? 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दूसरी चीज, इन एंट्रीज को कौन सपोर्ट कर रहा है? मैंने कहा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। तीसरी चीज है कोई एंट्री ओमिट नहीं हुई है। सर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन से स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है? हैं? कौन से स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है? इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स। कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहा है? बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है? सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस यानी ये चीजें घुमा घुमा के बात नहीं कर रहे, सीधी सीधी टाइम पॉइंट ऑन द पॉइंट बात कर रहे हैं। ये गाना सुना होगा ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, तो ये सीधा पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट है दे हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाई होंगी तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट मिसलीड एनीबॉडी। 3 पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहले तो ये बताओ, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विद एज रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो जर्नल एंट्री थी उस हिसाब से हमने लेजर के अकाउंट्स बनाए। ये एंट्रीज किस बेसिस पे बनाई गई है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई है। फिर आखिरी के 3 पॉइंट थे, इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, ठीक है सर, कंफर्म करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। एंड लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। अब हमको क्या करना है? अब हमको इनको याद करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट मिसलीड एनीबॉडी, तो आपको कैसे याद आएगा? आपको याद आएगा इस चीज से। ओ माय गॉड सर, प्रियंका चोपड़ा, जी हाँ, आपको बताया नहीं था कि बैच में प्रियंका चोपड़ा भी आएंगे आपको पढ़ाने। इनके थ्रू हम इनको याद करेंगे। क्या कोई ये गाना पहचान सकता है? क्या कोई क्लास में बैठा इंसान जो बॉलीवुड का फैन हो वो ये गाना पहचान सकता है? एग्जाम मैं आपको हिंट दे सकता हूं, एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था गुंडे। बताओ कौन सा गाना है ये? फटाफट बताओ कौन सा गाना है ये? कम ऑन, कोई तो होगा जो बॉलीवुड की पिक्चरें वगैरह या ये सब देखता रहेगा। जल्दी से बताओ विच सॉन्ग इज दिस? पायल कह रही है सर तूने मारी एंट्री है, दिल में बजी घंटियां। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, यही गाना है, यही गाना है। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? हमको एज एन ऑडिटर ये इंश्योर करना है कि प्रियंका चोपड़ा इज नॉट मिसलीडिंग एनीवन। हमको एज एन ऑडिटर ये इंश्योर करना है दैट प्रियंका चोपड़ा इज नॉट मिसलीडिंग एनीवन। सर कैसे इंश्योर करेंगे? जब प्रियंका चोपड़ा आएगी सामने गाना करते हुए, तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां। हमको अब ये कंफर्म करना है, हमको अब ये कंफर्म करना है। सर कैसे कंफर्म करना है? क्लियरली कंफर्म करना है कि प्रियंका चोपड़ा ट्रू एंड फेयर है। प्रियंका चोपड़ा एक्चुअल में ट्रू एंड फेयर है। ये सिर्फ मेकअप का कमाल नहीं है, ये सारा सिर्फ मेकअप का कमाल नहीं है। प्रियंका चोपड़ा इज एक्चुअली ट्रू एंड फेयर। वो लोगों को मेकअप से मिसलीड नहीं कर रही, ठीक है? ये सिर्फ हम क्लास में समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बट पॉइंट क्या है? आपको ये 6 के 6 पॉइंट अगर एग्जाम में याद आ जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। एंड दैट्स लर्न विद फन। तो आपने इसी तरह से याद रखना है कि हाउ डू वी इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट मिसलीड एनीबॉडी। मिसलीड कौन कर रहा है? इस पिक्चर में प्रियंका चोपड़ा कर रही है। कैसे मिसलीड कर रही है? एकदम ट्रू एंड फेयर, मतलब बिल्कुल एकदम मजेदार बन के आई, बट एक्चुअल में शी इज ट्राइंग टू कॉन द पीपल। तो हमको क्लियरली ये कंफर्म करना है। सर क्या कंफर्म करना है? कि वो ट्रू एंड फेयर है। तो आपके यहां 6 पॉइंट हो जाते हैं। पहली बात, पिक्चर में कितने लोग थे? जल्दी से बताओ, इस पिक्चर में कितने स्टार्स थे? सर 3 स्टार्स थे। कौन कौन था? अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा। तो 3 पॉइंट्स तो एंट्री के आ गए। जल्दी से बताओ 3 पॉइंट्स किसके आ गए? सर 3 पॉइंट्स तो एंट्री के आ गए, और ये तीनों पॉइंट्स एंट्री के हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। आपने मेरे को भी कमिटमेंट किया था कि सर हमको याद हो गए। क्या क्या पॉइंट्स थे? Accounts have been drawn with reference to the entries in the books of account. ये एंट्रीज किससे सपोर्टेड है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वेरी गुड। एंड तीसरा पॉइंट क्या था? कोई एंट्री ओमिट नहीं हुई है। तो पहले 3 पॉइंट्स तो हमने कर लिए। अब अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया तो आपको चौथा पॉइंट तो पक्की पक्की बात याद आ जाएगा। क्लियरली कंफर्म कर लो कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, यानी जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है।
अगला पॉइंट क्या है, कंफर्म कर लो। कंफर्म करने वाला पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स यानी कि योर पीएनएल, एसेट्स एंड लायबिलिटी यानी योर बैलेंस शीट। सो 3 बार एंट्री वाला पॉइंट हम याद रखेंगे एंड क्लियरली कंफर्म करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, क्लियरली कंफर्म करेंगे दैट प्रियंका चोपड़ा एक्चुअली इज ट्रू एंड फेयर। क्लियर है? फटाफट आप इसको लिखो और इसको एक बार फटाफट आप भी एक बार दोहरा लो एंड जस्ट कंफर्म मी, क्या ये आंसर आपको याद हो गया, हाँ या ना? क्विकली डू इट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, यू कैन डू इट, जल्दी से करेंगे सारे बच्चे। Quickly write it down. आपके जो नोट्स होंगे ये फोटो नहीं बनी होगी, ठीक है? बिकॉज नोट्स आर नॉट ओनली मेंट फॉर क्लास स्टूडेंट्स, वो बाहर के बच्चों के लिए भी बने हैं। तो अगर उनके पास ये प्रियंका चोपड़ा की फोटो आएगी तो मेरे को मेल डालेंगे, सर ये प्रियंका चोपड़ा की फोटो क्यों बनाई है, तो फिर मेरे को उनको समझाने में बहुत मुश्किल होगी। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखना। Come on, turn the radio on. Quickly do it and confirm. हेलो 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 हेलो, कैमरा ऑन। डन सर, हो गया सर, पक्का। अब इस सवाल में मेरे को 5 में से 5 चाहिए, आएंगे नहीं आएंगे? बोलो भैया, आएंगे नहीं आएंगे? अगर ये सवाल आया तो 5 में से 5 चाहिए मुझे, ठीक है? पकड़ लोगे ना, मिसलीडिंग का क्वेश्चन है, प्रियंका चोपड़ा है, तूने मारी एंट्रियां, 3 पॉइंट्स ऑफ एंट्रियां एंड क्लियरली कंफर्म कि प्रियंका चोपड़ा ट्रू एंड फेयर है। तो क्लियर वाला अनएम्बिगुअस के साथ कंफर्म कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, चलो अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। फटाफट एग्जांपल एक बार रीड कर लेते, क्या कह रहा है एग्जांपल। While auditing the books of accounts of Reddy Limited, सर ये Reddy Limited क्या है? ये एक और मूवी है जो तुम्हारी फेवरेट हो सकती है, पता नहीं तुमने देखी है कि नहीं, ठीक है? Reddy Limited for financial year 2021, auditor observed that repair and maintenance expense of 1,30,000 and power and fuel expense of 2,92,000 were not recorded in the books of account। बताओ ये कौन सा पॉइंट है, जल्दी से बताओ ये कौन सा पॉइंट है कि अगर हमने किसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया, ये हमने जो भी 5-6 पॉइंट पढ़े हैं इसमें से कौन सा पॉइंट है? विच पॉइंट आर वी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ? ओमिशन। सृष्टि ने बिल्कुल सही पकड़ लिया, सर ये ओमिशन है। तो क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग है? द आंसर इज यस, क्योंकि इसने ओमिट कर दिया। Such observation has come to the conclusion that the financial statements are not giving a true and fair picture of Reddy Limited। तो पहला पॉइंट क्या था? अकाउंट्स मैंने एंट्री के हिसाब से एंट्री का सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है और कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं है, तो आपने ये बात भी पकड़ ली। अब सर अगला सवाल आता है, एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो हम ऑडिट करते हैं वो क्यों करते हैं? व्हाट इज द एडवांटेजेस? तो सारी एडवांटेजेस में से फटाफट रीड करना, समझने में दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला काम है सेफ गार्डिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट। यानी आज अगर मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं तो मेरा इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करने के लिए गया है? सर मेरा ऑडिटर गया है। तो मेरा ऑडिटर मेरे को ओपिनियन देगा और मुझे पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो मेरा इंटरेस्ट सेफगार्ड कौन कर रहा है? सर ऑडिटर कर रहा है। सो वेदर दे आर द पार्टनर्स और द शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक एट लार्ज, सबका मसीहा एक कौन? ऑडिटर। दूसरी चीज, मुझे एक बात बताओ,
अगर एज एन एम्प्लॉय आपको पता है कोई आएगा चेक करेगा, तो क्या आप थोड़ा संभल के रहोगे? सोच के बताना, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही बोलो हाँ सर संभल के रहेंगे। तो यही बात यहां लिख रखी है, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग द डेफिकेशंस और embezzlement, ठीक है। तो यही बात आपने याद रखनी है, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग डेफिकेशंस और embezzlement। तीसरा पॉइंट, अगर कल को कोई लाइबिलिटी आएगी, किस चीज की लाइबिलिटी आ सकती है सर? टैक्सेस की आ सकती है, नेगोशिएटिंग द लोन्स और डिटरमाइनिंग परचेज कंसिडरेशन फॉर अ बिजनेस। उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही माना जाता है। यानी अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने कोई टैक्स की लाइबिलिटी दिखा रखी है, मैंने कोई लोन का अमाउंट दिखा रखा है, तो वो अमाउंट को सही मान लिया जाता है अगर वो ऑडिटेड है, सीए ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस पर साइन कर रखा है। अगली चीज, सेटलिंग से रिलेटेड एक और पॉइंट, इट इज यूजफुल फॉर सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स फॉर हायर वेजेस और बोनस एज वेल एज claims for the damage suffered by property by fire or any other calamity। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर आज मेरी किसी प्रॉपर्टी पे आग लग जाती है, अगर आज किसी प्रॉपर्टी पे किसी की भी प्रॉपर्टी, मेरी क्यों, किसी और की, ठीक है, किसी की भी, ऐसे ले लेते हैं, अगर प्रॉपर्टी पे आग लग जाती है और उसको इंश्योरेंस क्लेम चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कितने की प्रॉपर्टी थी। कैसे पता चलेगा कितने की प्रॉपर्टी थी? मैं तो बोलूंगा 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जबकि लाख रुपए की भी नहीं थी। वो कहेंगे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाओ, ठीक है, वो कहेंगे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी कितने रुपए की थी। जितने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी होगी उस हिसाब से हम आपका क्लेम कैलकुलेट करके देंगे। तो जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं सेटल करने के लिए, उसमें भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काम आते हैं। प्लस आपने कई बार देखा होगा जो पार्टनरशिप होती थी, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाए हैं, हाँ सर अकाउंट्स बनाए हैं। कोई पार्टनर एडमिशन लेता था, कोई पार्टनर चला जाता था, कभी कभार किसी की डेथ हो जाती थी, तो जब भी एडमिशन होती थी, डेथ होती थी, रिटायरमेंट होती थी, आप इसमें अकाउंट से ही देखते थे कि इस पार्टनर का कितना पैसा बनता है जो आपको इसको देना है। सो व्हेनेवर देयर इज अ एडमिशन, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, तो ये वहां पे भी सेटलमेंट में काम करता है। तो मैं कहता हूं 3 जगहों पे सेटलमेंट में काम किया, एक तो ट्रेड डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट में, एक पार्टनरशिप अकाउंट्स के सेटलमेंट में, और एक जगह लाइबिलिटीज में हेल्प किया। लाइबिलिटीज किस चीज की? टैक्सेस की, लोन्स की, इन सब जगहों की लाइबिलिटीज में हेल्प किया। प्लस जब ऑडिटर आएगा वो देखेगा किस तरह से अकाउंट्स बन रहे हैं, किस तरह से पीएनएल बन रहे हैं, कई जगह वो वेस्टेज और लॉसेस को भी पकड़ लेगा। ही कैन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस टू शो different ways by which these might be checked, especially those which occur due to the absence or inadequacy of the internal control। एग्जांपल देके बताओ, हाँ सर एग्जांपल देके बताओ। अगर कोई इंप्लॉई है जो ऐसे रूट पे रहता है जहां पे शटल बस चलती है, ध्यान से समझना, एक इंप्लॉई है जो ऐसे रूट पे रहता है जहां शटल बस चलती है, इसका किराया 2 साइड्स का, 2 तरफा किराया, ऑफिस जाने का, ऑफिस से वापस आने का, मात्र 100 रुपए होता है। और यही इंप्लॉई, सेम इंप्लॉई अपने कैब चार्जेस कंपनी से रिइंबर्स कराता है। एंड कैब चार्जेस कितने हैं? कैब चार्जेस है 1000 रुपीस। अब जब ऑडिटर ट्रेवलिंग एक्सपेंस को चेक कर रहा होगा, ठीक है, जब ऑडिटर इस कंपनी के ट्रेवलिंग एक्सपेंस को चेक कर रहा होगा, और ये ऑडिटर खुद भी शटल बस में बैठता है, ठीक है, यही ऑडिटर खुद भी शटल बस में बैठता है, क्या ये कंपनी का 900 रुपए की जो वेस्टेज हो रही है इसको रुक बचवा सकता है? नहीं बचवा सकता। सोच समझ के बताना। कैन ही हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ दिस वेस्टेज? द आंसर इज यस, ही कैन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ दिस वेस्टेज। वो इस वेस्टेज को भी बचा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर किसी कंपनी को कभी कोई लाइसेंस चाहिए, अगर किसी कंपनी को कभी कोई लाइसेंस चाहिए कोई भी धंधा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, जनरली गवर्नमेंट को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं। उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी तो ऑडिटर ही आएगा। सो गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस और इश्यूज अ लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। वो लाइसेंस के लिए भी हमको क्या चाहिए? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। क्या ये सारे के सारे एडवांटेजेस आपको क्लियर है? हाँ सर एडवांटेजेस क्लियर है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मात्र 4 नंबर का, ठीक है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन कुछ बनता नहीं है। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्यों कराते हैं ऑडिट? सबसे पहले तो बोलो हमारा इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए। क्यों कराया आपने ऑडिट? सर हमारा इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए। हमारा इंटरेस्ट सेफगार्ड कैसे हो रहा है? 2 चीजों की वजह से। पहले तो इंप्लॉइज के ऊपर एक तलवार लटक रही है, जल्दी से बताओ, इंप्लॉइज के ऊपर एक तलवार लटक रही है जिसकी वजह से वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द इंप्लॉइज। प्लस
इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द वेस्टेज, कहीं पे भी कोई वेस्टेज होती, लीकेज होती है, वो बता देता है बंदा। अब जो कंपनी काम सही कर रही है, इंटरेस्ट सेफ गार्ड है, उस कंपनी को लाइसेंस मिल जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई दिक्कत आती है तो वो भी सेटल हो जाएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो वो सेटल हो जाएगी। एंड सेटल वाले 3 पॉइंट्स हम हमेशा याद रखेंगे। सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप, चाहे वो एडमिशन हो या डेथ हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज सेटलिंग द लाइबिलिटी, जो टैक्सेस और वगैरह की लाइबिलिटी होती है। तो 3 चीजें हमारी सेटल भी हो जाती हैं। फटाफट सारे बच्चे मुझे पॉइंट्स बताओ, क्या क्या पॉइंट्स हमने इसमें याद करे। सर सेफगार्ड होता है इंटरेस्ट, कैसे सेफगार्ड होता है? 2 चीजों की वजह से, एक तो इंप्लॉइज के ऊपर मॉरल चेक रहता है, दूसरी चीज जिस वजह से हमारा इंटरेस्ट सेफगार्ड होता है, कोई भी कंपनी वेस्टेज और लॉसेस नहीं करेगी क्योंकि वो ऑडिटर पकड़ लेगा। बोलो मेरे साथ, हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? सर हमारा इंटरेस्ट सेफगार्ड होता है। क्यों होता है इंटरेस्ट सेफगार्ड? बिकॉज मॉरल चेक रहता है एम्प्लॉइज पे और वेस्टेज डिटेक्ट हो जाती है। जो कंपनी अच्छे से काम करेगी, यानी मॉरल चेक रहेगा, वेस्टेज डिटेक्ट होगी, क्या उसको लाइसेंस मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए? सर डेफिनेटली मिलना चाहिए। गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी कि तुम अच्छा काम करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उसको लाइसेंस भी मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑल वेल दैट एंड्स वेल, सब सेटल हो जाएगा। 3 चीजें सेटल हो जाएंगी। पहले तो इनकी बिचारों की जो लाइबिलिटीज थी वो सेटल हो जाएंगी, लाइबिलिटी सेटल हो गई। उसके बाद और क्या सेटल हो जाएगा? मैंने कहा अकाउंट सेटल कर देंगे, यानी पार्टनर को इधर भेजेंगे, पार्टनर को उधर भेजेंगे, और कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। पार्टनर गया, डिस्प्यूट भी गया। ध्यान से याद रखना, पार्टनर गया, डिस्प्यूट भी गया, यानी डेथ ऑफ पार्टनर हो गई, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गई, उसको जब सेटल कर लिया तो हमारे डिस्प्यूट्स भी मोटा माटी सेटल हो जाएंगे। डिस्प्यूट किस चीज को लेके होते हैं? वेजेस। इंप्लॉय कहता है मेरे को ज्यादा वेज मिलनी चाहिए, मेरे को ज्यादा बोनस मिलना चाहिए, तो हम कहेंगे चुपचाप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, जितना बन रहा है उतना ही देंगे। तो ये 3 चीजें भी सेटल हो जाती हैं। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल मूव अहेड। क्या क्या फायदे हैं ऑडिट कराने के? सबसे पहले तो मेरा एज अ शेयर होल्डर सेफगार्ड होता है इंटरेस्ट, तो इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ पार्टीज, नॉट ओनली द शेयर होल्डर्स बट आल्सो द क्रेडिटर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, सबका इंटरेस्ट सेफगार्ड होता है। कैसे? इंप्लॉइज पे मॉरल चेक रहता है। दूसरी चीज, इनके जो लॉस और वेस्टेज होते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये बात समझ आई। अब जो कंपनी अच्छे से काम करेगी उसको क्या मिलेगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स पे बताओ, बिना देखे, बिना चीटिंग करे जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट? मॉरल चेक है, वेस्टेज डिटेक्ट हो रही है, क्या मिलना चाहिए ऐसे लोगों को? कम ऑन, लाइसेंस। एंड लाइसेंस मिल गया तो ऑल वेल दैट एंड वेल, दैट मींस द कंपनी कैन नाउ सेटल डाउन। सेटल डाउन 3 चीजें, लाइबिलिटी सेटल हो गई, यानी जितने दुख थे, जितने दर्द थे वो सेटल हो गए। दूसरा इन्होंने क्या सेटल किया? एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर पे सब सेटल करा। पार्टनर गया, डिस्प्यूट गया, आखिरी में इनके डिस्प्यूट्स भी सेटल हो गए। सर ऐसा करो, आप हमको 2 मिनट दे दो। मैंने कहा ओके, आप हमको 2 मिनट दे दो, हम क्विकली इस टॉपिक को गो थ्रू करेंगे, आंखें बंद करके एक बार रिकॉल करेंगे। एक बार रिकॉल कर लिया तो हमको भी आनंद आ जाएगा। सो योर 2 मिनट स्टार्ट नाउ। एंड जैसे ही आप कर लो, चैट बॉक्स पे लिखना डन डना डन डन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई भी बच्चा फोमो में डन नहीं लिखेगा।
कोई भी बच्चा फोमो में डन लिखने की गलती नहीं करेगा, ठीक है। नो डन इन फोमो, फोमो में डन नहीं लिखना, ठीक है। अगर हो गया तो ही लिखना डन डना डन डन, मजा आ गया सर, ठीक है। बढ़े आगे, कैन बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक। वेरी वेरी गुड। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक जिसके साथ अब हम शुरुआत करने वाले हैं, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। सर अभी तक हमने कौन कौन से 3 टॉपिक्स पढ़े, एक बार जल्दी से रिवाइज करा दो। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने याद किया, क्या टॉपिक याद किया, हाउ डज एन ऑडिटर मेक श्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट मिसलीड एनीवन। कौन मिसलीड करता है? प्रियंका चोपड़ा। तूने मारी एंट्री, 3 पॉइंट्स एंट्रीज के। पहला पॉइंट क्या था एंट्री वाला? that the books of accounts have been prepared with respect to the entries। एंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए sufficient and appropriate audit evidence है, कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं है। फिर हमको क्लियरली कंफर्म करना है कि प्रियंका चोपड़ा ट्रू एंड फेयर है। मुझे बस ये डर है निक जोनस मुझे बहुत मारेगा। ये वीडियो अगर निक जोनस ने देख ली तो ही विल नॉट लीव मी, बट क्या करें, तुमको मुझे पास कराना है, जिसके लिए मैं कोई भी जोखिम उठाने के लिए रेडी हूं, ठीक है। तो मेरे को क्या था, क्लियर वाला क्या था कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है, ठीक है। इतनी सी बात तुमको याद रखनी है। और क्या था, क्लियरली कंफर्म यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड है, दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वेरी गुड। एंड ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, यानी पीएनएल स्टेटमेंट्स, एंड द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, यानी बैलेंस शीट। फिर हमने लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, क्यों करा रहे हैं ऑडिट, काहे हम ऑडिट करा रहे हैं। सर पहला पॉइंट हमने इसमें याद किया था, ऑडिट इसलिए कराया जा रहा है ताकि मेरा इंटरेस्ट सेफगार्ड करे। बी अ लिटिल सेल्फिश, थोड़े सेल्फिश बनो तो अच्छी बात है, ठीक है। हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए ऑडिट करा रहे हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट सेफगार्ड हो सके। हम कौन है? हम यानी शेयर होल्डर, हम यानी क्रेडिटर्स, हम यानी बैंकर्स, हम यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम सब। इससे कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है इंटरेस्ट? पहले तो एम्प्लॉइज को डर रहता है कि अरे भाई ऑडिट होगा, हम पकड़े जाएंगे, तो मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। दूसरा, कभी कोई वेस्टेज होगी, कभी कोई दिक्कत होगी, कोई लॉस होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस। मैंने कहा जब ये सब चीजें अच्छी चलेंगी तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लाइसेंस इशू कर देती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंड में सब सेटल हो जाएगा, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। एंड सेटल होंगी 3 चीजें, पहले तो लाइबिलिटीज जाएंगी, फिर पार्टनर जाएगा, एंड जब लाइबिलिटीज और पार्टनर चलेगा तो मैंने कहा डिस्प्यूट भी सारे सॉल्व हो जाएंगे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स में भी काम आता है। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर ये पॉइंट्स क्लियर है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, यानी ऑडिट में होता क्या क्या है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझना बस आप, हमारे ऑडिट में होता क्या है, हम ऑडिट में करते क्या क्या है। तो प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फॉलोइंग। ये सारी चीजें हमको कवर करनी है। ओ माय गॉड सर बड़ी सारी चीजें हैं। हाँ ध्यान से समझना, ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हमने ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब एक बार ना एक फ्लो में अगर इसको कवर कर लेंगे तो मई 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओह मॉक टेस्ट पेपर मार्च 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आओ मेरे साथ रीड करो, पहले तो इसको अच्छे से रीड करते हैं, समझते हैं, फिर याद कर ही लेंगे। अब हमको भरोसा हो गया, चलो। प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉलोइंग, यानी ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर होंगे। तो अगर कल को कोई आपसे पूछे ऑडिट में ऑडिटर क्या क्या कवर करता है, ठीक है, ऑडिट में ऑडिटर क्या क्या कवर करता है, तो वो ये सारी चीजें कवर करता है। सर इसमें तो हमको प्रियंका चोपड़ा वाला आंसर भी याद आ सकता है। अरे वो मिसलीड वाला था ना, जब क्वेश्चन में मिसलीड दिखेगा तो तुमको प्रियंका चोपड़ा याद आनी चाहिए। बट इसमें तुम्हारा सवाल है कि ऑडिट में कवर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बोलना हम देखते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। हम जाके कंपनी का इंटरनल कंट्रोल एग्जामिन करते हैं टू एसर्टेन वेदर इट इज एप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस एंड प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करता है सारी ट्रांजैक्शन। सर और क्या क्या चेक करते हैं? हम अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम तो देखते ही हैं, हम सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को भी रिव्यू करते हैं टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडिक्वेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंसिडेंटली whether material inadequacies and weaknesses allow frauds and errors going unnoticed। यानी अब हमको इंटरनल कंट्रोल्स को एग्जामिन करना है, अकाउंटिंग कंट्रोल्स को एग्जामिन तो करना ही करना है, प्लस हमको सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स भी देखने हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, दोनों पॉइंट मोटा माटी एक जैसे ही हैं, देखने में बस आपको अलग लग रहे हैं, दोनों देखने में थोड़े आपको अलग लग रहे हैं, बट है एक जैसे ही। एक जगह आप अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल देख रहे हो, आप दूसरी जगह सिस्टम्स एंड प्रोसीजर देख रहे हो, दोनों सिस्टम्स के ही पॉइंट है। तो ये ना लकी पॉइंट्स बोलता हूं मैं इनको। आईसीआई की नजरों में 2 पॉइंट है, बट हमारी नजरों में 1। अगला पॉइंट सर, इसी तरह आपने एक और चीज देखनी है सर। क्या देखना है हमको? चेक द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग्स एंड बैलेंस। क्या इन्होंने एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक से करी है? प्लस आप वेरीफाई करोगे क्या ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं। प्लस आप क्या करोगे?
प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द आइटम्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। ये भी बात आपको पता होगी कि जो रेवेन्यू नेचर वाली चीजें होती है वो पीएनएल में जाती है, जो कैपिटल नेचर वाली होती है वो बैलेंस शीट में जाती है। फिर अगले 2 पॉइंट्स क्या है, कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एंड पीएनएल विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, कि जो भी बैलेंस शीट और पीएनएल है वो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बने, ट्रायल बैलेंस बना लेजर के हिसाब से, तो सारी चीजें आपने ओवरऑल लेवल पे चेक करनी है। ऑडिट कुछ नहीं है, जो आप अकाउंट सीख के आए हो ना, बस वो सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर एसेट्स के केस में आप क्या देखोगे कि एसेट हमारा है, जो हमारा एसेट है वो एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू क्या है, तो ये टीईवी आप इसकी देख लोगे। लाइबिलिटीज को भी आप चेक करोगे, पीएनएल को भी आप चेक करोगे, प्लस और क्या क्या चेक करोगे, वेयर ऑडिट इज ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी। मुझे बताओ कॉर्पोरेट बॉडी मतलब कंपनी, कंफर्म करो कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। सच्ची सच्ची बताना ये किस चीज की बात कर रहा है, आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक कर रही है। अगर मैं बोल रहा हूं कॉर्पोरेट बॉडी ने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं, हम ये चीज चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट आर वी रेफरिंग टू, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यानी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर अ कॉर्पोरेट बॉडी। एफआरएफ कहां से आ गया, एफआरएफ क्यों आया तुम्हारे दिमाग में यार, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कि कोई लीगल स्टैच्यू है जिसके हिसाब से हमको कंप्लाई करना है, लॉ। वेरी वेरी गुड, मिंकल ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अरे भाई साहब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं पढ़ा क्या, कंपनीज एक्ट 2013 नहीं पढ़ा क्या, वही तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपका ऑडिट, अगर आपका जो क्लाइंट है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, कंफर्म कर लेना कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद, यानी क्या वो लॉज के साथ कंप्लाई कर रहा है। क्यों चेक कर रहे हैं लॉ के साथ कंप्लायंस, एग्जांपल के तौर पे कंपनीज एक्ट 2013 मैंने बोला, मुझे बताओ लॉ की कंप्लायंस काहे चेक कर रहे हो तुम, क्यों जानना चाहते हो तुम लॉ के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं, बताओ 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 बताओ, लॉ की कंप्लायंस क्यों चेक करनी है तुमको, क्यों पड़ी है इतनी चेक करने की, हैं क्यों इतनी चुल है कि तुमको लॉ की कंप्लायंस भी चेक करनी पड़ेगी, वाई? क्यों चेक करना चाहते हो कंप्लायंस, why you want to check the compliance? सोचो, थोड़ा तो सोचो यार, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा। फटाफट बताओ मुझे। एक बच्चा कह रहा है इसमें मैसेजेस में ना बड़ा स्लो स्लो हो रहा है, इसको फास्ट कैसे करें? स्लो मोड ऑफ, अब स्लो मोड मैंने ऑफ कर दिया, फटाफट मुझे जवाब चाहिए अब आप सबसे। ओ माय गॉड, मेरे सामने सब तुम्हारी चैटें उड़ गई, चैटें उड़ गई, चैटें क्या हो रहा है? चलो अब आ गए सारे बच्चे। पार्शियल कंप्लायंस इज जीरो कंप्लायंस, रीजनेबल एश्योरेंस के लिए 2200 बच्चा कौन, क्या ये क्या चीज थी? सो दैट ऑल कंप्लायंसेस हैव बीन मेट। क्यों करूंगा भाई कंप्लायंस चेक? अरे भाई साहब एक बात बताओ, कंप्लायंस नहीं होगी तो क्या होगा? एक बात बताओ, अगर कंप्लायंस नहीं होगी, तुम इस नजरिए से देखो, चलो मैंने कहा ना कंप्लायंस क्यों चेक करनी, तुम बताओ चलो कंप्लायंस नहीं करी कंपनी ने तो क्या होगा? क्या करती है कंपनी कंप्लायंस करके? आज आप रेड लाइट स्किप क्यों नहीं करते? कर दिया करो ना रेड लाइट स्किप। क्यों कंप्लायंस कर रहे हो? क्या लगा देती है गवर्नमेंट आप पे? एमएमएस कह रहे हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कुछ भी बेसिक तो बताओ, बेसिक। वेरी गुड, पेनल्टी लगेगी, और मैंने कहा जहां पेनल्टी लगेगी वो भी तो चेक करना पड़ेगा कि पेनल्टी का प्रोविजन बनाया है कि नहीं, पेनल्टी का खर्चा बुक किया है कि नहीं, राइट? तो इसलिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी चेक करनी है। लास्ट पॉइंट, सारा ऑडिट हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे? सर घर चले जाएंगे। अरे शेयर होल्डर तुम्हारी गला पकड़ लेगा। अगर तुम ऑडिट करके घर चले गए, तुमने ये सारी मेहनत करी और तुम ऐसे ही घर चले गए, खाना खा के दारू पी के घर चले गए, तो मैंने कहा ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आपने क्या करना है? आपने रिपोर्ट करना है किसको? एप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी को। ऐसे खाना खा के आप घर नहीं जा सकते, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी एप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी है, वेदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एग्जामिन डू रिवील अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये बात समझ आई। तो एक बात बताओ सर, ऑडिट कैसे करना है?
तो ऑडिट आपने कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहला सवाल है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। आप ना ऑडिट करने गए, इसको ऐसे मानो आप ऑडिट करने गए और आपने सवाल पूछा मेरे से, सर मैंने कहा हाँ हाँ सर आप एक बात बताओ ऑडिट कैसे करना है। तो मैंने कहा आपको, सर ये आपका क्या मतलब है, पहले ए का मतलब है एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, आपने ए फॉर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है। क्या एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब समझ आता है? हाँ सर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब समझ आता है। हमको एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पोस्टिंग सही हुई है, बैलेंसेस ठीक से निकाले हैं, कैरी फॉरवर्ड सही हुआ है, ये एरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करेंगे। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। और क्या चेक करना है सर? ए फॉर ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। कहीं हमने कोई बोगस ट्रांजैक्शन तो नहीं डाल रही, इनवैलिड ट्रांजैक्शन तो नहीं डाल दी, तो ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन भी डालेंगे। क्या ये दोनों पॉइंट समझ आए? सर समझ आए। सर पी का क्या मतलब है? पी फॉर प्रियंका चोपड़ा नहीं, पी फॉर प्रॉपर डिस्टिंक्शन। किसके बीच में प्रॉपर डिस्टिंक्शन चाहिए? हमको चाहिए प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ओ ये चाहिए, हाँ भाई हाँ ये चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने। सर क्या क्या पॉइंट्स है जल्दी से बताओ। ए फॉर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ए फॉर ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो पहले आपने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखी कि लेजर्स में जो भी बैलेंसेस थे वो ठीक से टोटल हुए। फिर आपने ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन देखी कि कोई भी उल्टी सीधी ट्रांजैक्शन नहीं है। कैसे इंश्योर करते हो ऑथेंटिसिटी की ट्रांजैक्शन सही है? जब आप उसके अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स देख लोगे कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। एंड पी का क्या मतलब है? प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। फिर आपने दो सिस्टम देखने, जो मैंने कहा था एक पॉइंट है, वैसे आप दो पॉइंट इसको समझ लो। एक तो आपने अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखने हैं, प्लस आपने देखने सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। तो अगर आपसे कोई पूछे, आप मेरे से पूछते हो सर ऑडिट कैसे करना है, तो मैं कहूंगा आप ना बस पहले सिस्टम चेक कर लो। अगर सिस्टम सही है तो उसके बाद आप देख लो बैलेंस शीट और पीएनएल। यही तीन पॉइंट यहां लिख रखे हैं, कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एंड पीएनएल विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। बैलेंस शीट में क्या आते हैं सर? बैलेंस शीट में आते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का पॉइंट भी आप याद रखना कि एसेट्स के केस में क्या देखोगे सर? एसेट्स हमारा है, टाइटल ऑफ द एसेट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट एंड वैल्यू ऑफ द एसेट। एसेट हमारा है, एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू ठीक है। लायबिलिटीज को भी हम वेरीफाई करके चलेंगे बैलेंस शीट में। पीएनएल में क्या देखोगे? नॉर्मली देखोगे कि पीएनएल ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जब सब चीजें चेक कर ली तो घर चले जाएगा? द आंसर इज नो, आप ऐसे घर नहीं जा सकते। आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स चेक करके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, यानी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी चेक करनी पड़ेगी। रीजन याद है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स चेक करने का ना, कि कल को कोई पेनल्टी होगी तो वो पीएनएल में आनी चाहिए, फिर आप रिपोर्टिंग करोगे। तो आपने ना इसमें ज्यादा ना हार्ड दिल पे नहीं लेना, ज्यादा इसको वो नहीं करना, सिंपल सी बात है। ऑडिट कैसे करना है सर? सबसे पहले तो आप, हम तू तराक करके बात ही नहीं करेंगे, हम एकदम रिस्पेक्ट से बात करेंगे। आप, ए का क्या मतलब है? सबसे पहले हम चेक करेंगे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। दूसरे ए का क्या मतलब है? ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, की ट्रांजैक्शंस के अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं। पी का क्या मतलब है? प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। आप तो समझ आ गया सर हमको। और बताओ सर, एक सेकेंड ना, बैटरी चली जाएगी तो फिर हम दोनों गायब हो जाएंगे। आप सिस्टम चेक करो, दो तरह के सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। उसके बाद सर क्या होगा? आपने सिस्टम चेक कर लिया, बैलेंस शीट और पीएनएल देख लो। बैलेंस शीट देख लो, ट्रू एंड फेयर व्यू देख लो, उसके एसेट्स देख लो, उसके लायबिलिटीज देख लो, एंड आखिरी में पीएनएल देख के आप चले जाना, नहीं जाना। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है और उसके बाद आपने रिपोर्टिंग करनी है। क्या मैं आपको 5 मिनट दूं ये पूरा टॉपिक रिवाइज करने के लिए? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या आप 5 मिनट लेके पूरा टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो? सर 5 मिनट नहीं, हम 2-3 मिनट में भी कर लेंगे। तो चलो ठीक है, मैं आपको 2 से 3 मिनट देख रहा हूं। लेट अस सी कि आपको कितना टाइम लगता है। फटाफट इस टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर लो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मई 2018 में भी आया, एमटीबी मार्च 19 में भी आया, एंड चांसेस है कि पेपर में भी आ जाएगा। तो आप ऐसा करो, 2 से 3 मिनट ले लो, अच्छे से एक बार इसको गो थ्रू कर लो, ये चार्ट बना लो, एंड देन लेट मी नो वंस यू आर डन विद इट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जस्ट कैरी ऑन। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट दे रहा हूं गरिमा, आप आराम से इसको फटाफट निपटा लो, ठीक है? क्विकली डू इट।
पक्का? बड़े आगे? सर आप क्या मस्त गायब होके वापस आया था ना, मजा आया था। सच्ची सच्ची बोलो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ, डन 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 डन, वेरी वेरी गुड। ये तरीका सही है या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे पहले। क्या आपको ये तरीका पसंद आया? मुझे क्योंकि पता नहीं आपने बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे किया है चीजों को, मुझे ये बताओ ये तरीका सही है या नहीं, क्योंकि मैं तो इसको ऑडिट को हमेशा से इसी तरह से पढ़ा है कि पहले समझो, उसके बाद याद करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है? वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। आप बताओ, चमका नहीं चमका आपको ये तरीका? एकदम मस्त, चकाचक। डन डना डन डन, वेरी गुड पायल, बहुत बढ़िया, मस्त है सर, झकास। यस सर, साथ साथ मेमोराइज हो जाता है, हमको भी संतुष्टि मिल जाती है कि अब झंझट नहीं है, दिमाग नहीं खराब करना पड़ेगा क्लास के बाद। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, और ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम फटाफट एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है? एक चीज है, एक ये टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। ये आप प्लीज एक बार आईसीआई स्टडी मटेरियल से, ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना। इसमें से दो टॉपिक्स मैंने आपके लिए छांटे हैं, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, और ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन। इन दो को हम एक बार क्लास में अच्छे से कवर करेंगे। बट जो बाकी हैं, इसमें ना क्या होता है, ऑडिट और लॉ के रिश्ते की बात होती है, ऑडिट और साइंस के रिश्ते की बात होती है, ऑडिट और साइकोलॉजी, ये सारे अलग अलग तरह के रिश्तों की बात होती है। तो बस एक रिक्वेस्ट है, इसको बस रीड करना है आपने, ठीक है? कल को अगर ऐसे सवाल पूछ ले तो कुछ तो लिख के आओगे, है ना? बाकी जो दो चीजें हैं, क्योंकि ये पूछ रखी है आईसीआई ने आरटीपी नवंबर 20 और नवंबर 22 में, तो मैं ये आपको एकदम बढ़िया तरीके से कवर करा दूंगा। गॉट इट? यस सर। अब आईसीआई ने सवाल आपसे पूछा, रिलेशन बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या रिश्ता है? बिना पढ़े लॉजिकली सोचते हैं, ऑडिटिंग क्या है? जो अकाउंट्स बने हुए हमको उसको चेक करना है, क्या यही ऑडिटिंग है? अब देखते हैं इन्होंने क्या लिख रखा है। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों काफी क्लोजली रिलेटेड है। अच्छा, एज द ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो पहली लाइन क्या हो गई भाई साहब, दोनों बड़े ही क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग में हम रिव्यू करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जिनको प्रिपेयर किया गया है यूजिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस। मैंने कहा ठीक है, ऑडिटर बनने के लिए मुझे थॉरो एंड साउंड नॉलेज चाहिए ऑफ द गैप बिफोर ही कैन रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसने कहा कि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि ऑडिट में आप अकाउंट्स को रिव्यू करते हो, तो क्या अकाउंट्स को रिव्यू करने के लिए मुझे कुछ नॉलेज चाहिए क्या? किस चीज की नॉलेज चाहिए? जल्दी से बताओ, ये गैप का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय गैप? व्हाट डू यू मीन बाय गैप? देखते हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको गैप का मतलब पता होगा। जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय गैप? आधे बच्चे कह रहे गाप गाप क्या लिख रखा है ये? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वेरी वेरी गुड, अच्छे बच्चे आए हैं। तो पहला इसने कहा दोनों रिलेटेड है, क्योंकि ऑडिटिंग का काम है अकाउंटिंग को रिव्यू करना। मैंने कहा रिव्यू करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। टू बिगिन विद it may be noted that the discipline of auditing itself is a logical construct. Logical construct यानी auditing बड़ा logical है, and everything done in auditing must be surrounded by the rules of logic. तो थर्ड पॉइंट में इसने accounting का बात छोड़ दी, लॉजिक की बातें कर रहा है। Ethical precepts are the foundations on which foundation of entire accounting profession rests. ये कह रहा है कि हमारा अकाउंटिंग जो है वो एथिक्स के हिसाब से चलता है, ठीक है? जो भी बंदा काम करता है अकाउंटिंग, वो एथिकल होना चाहिए। एंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज यानी इंग्लिश की बात कर रहा है ये, ठीक है, इज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, एज द ऑडिटर shall be required to communicate both in writing and orally in the day to day work. क्या मैं एक बात बोलूं, पहले दो पॉइंट्स के अलावा बाकी तीन पॉइंट में तो अकाउंटिंग के रिगार्डिंग बात ही नहीं करी। पहले कहता है ऑडिटिंग बड़ा ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, रूल्स ऑफ लॉजिक गवर्न करते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में कहता है जो अकाउंटिंग का प्रोफेशन है उसमें एथिक्स लगाए जाते हैं। तीसरे बात में क्या कहता है कि कम्युनिकेशन करना होता है ऑडिटर को, ओरली भी करना पड़ता है, रिटर्न भी करना पड़ता है। ओरली क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट से बात करनी है, रिटर्न करना है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, तो मुझे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज चाहिए।
तो अगर मैं इस आंसर को लिखूं, मेरे पास आ जाए सपोज 3 नंबर का क्वेश्चन जैसे आरटीपी नवंबर 20 में है, तो आपने ना घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आप बस इतना लिखते कि ऑडिटिंग इज द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ गैप। ये 3 पॉइंट आप भूल जाते, बट आप 3 पॉइंट नहीं भूलोगे क्योंकि इन 3 पॉइंट में लॉजिक ही नहीं है। तो पहला पॉइंट तो लॉजिक का ही है, पहला पॉइंट तो लॉजिक। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं ना सर, क्या रिलेशन हुआ दोनों में? गरिमा तुमको समझ नहीं आया? मैं भी तो तुमसे यही बात कर रहा हूं कि आखिरी के 3 पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं है, बट हम इनको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? लॉजिक नहीं है। मैंने कहा जहां लॉजिक नहीं है, इन्होंने एथिक्स की बात कर ली और एथिक्स की बात से इंग्लिश की बात कर ली, तो लॉजिक का ई कर दिया। ई का क्या मतलब है? एथिक्स और इंग्लिश की बात कर दी। एथिक्स में इन्होंने बोला कि जो भी अकाउंट्स बनाता है वो एथिकल फाउंडेशन के हिसाब से बनाता है, उसमें एथिक्स फॉलो करता है। एंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी ऑडिटर को लैंग्वेज आनी चाहिए क्योंकि उसको रिटर्न कम्युनिकेशन करनी है, उसको ओरल कम्युनिकेशन करनी है। बस आप इतनी सी बात ध्यान में रखना। पहले के 2 पॉइंट्स अकाउंटिंग से रिलेटेड है, आखिरी के 3 पॉइंट में लॉजिक की बात करिए, इंग्लिश की बात करिए और एथिक्स की बात करिए। जस्ट गो थ्रू दीस पॉइंट, जस्ट रीड देम सो दैट व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 2 to 3 मार्क्स यू कैन राइट समथिंग रेलेवेंट। इररेलेवेंट आप कुछ नहीं लिख के आएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, आरटीपी नवंबर 22 में ये सवाल आया, क्या ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन एक है? द आंसर इज नो, दोनों में डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है? पहले इन्वेस्टिगेशन को समझते हैं क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ऊपर ऊपर से हम नहीं देखते, हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं विद अ स्पेशल पर्पस। फॉर एग्जांपल, if a fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts whether the fraud really exists and it takes the character of investigation। यानी जो ऑडिटर था, क्या वो फ्रॉड को ध्यान में रख के ऑडिट करता है? द आंसर इज नो। ऑडिटर नेवर थिंक्स कि फ्रॉड हुआ है तो उस हिसाब से फ्रॉड ऑडिट करना है, नहीं। इन्वेस्टिगेशन बल्कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन है जहां पे फ्रॉड हुआ है और हम ये फ्रॉड एग्जिस्ट करता है और हम इसी वजह से अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑन द अदर हैंड इज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस। हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, हम सैंपलिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से चीजों को देखेंगे। अबाउट वेदर the financial statements are free from material misstatement whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion। क्या ये लाइन हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं? The answer is yes। तो ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले लिखेंगे दोनों अलग अलग हैं। फिर बताओ इन्वेस्टिगेशन क्या है? वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। जब भी कोई फ्रॉड होगा तो इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाएगा टू चेक द अकाउंट्स फॉर चेकिंग वेदर द फ्रॉड एग्जिस्ट और नॉट। और ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस। किसने बोला? ऐसे 200। वेरी गुड अतुल। तो ऐसे 200 ने हमको बताया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसके आगे की लाइन भी हम बोल देते हैं, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल डैश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल डैश। जल्दी से बताओ, इस डैश को फुलफिल करो। इस डैश को फिल करना तुम्हारा काम है, तुम हो अगले पीढ़ी के ऑडिटर। जल्दी से बताओ, एज पर एप्लीकेबल, FRF। वेरी वेरी गुड। तो ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इस पॉइंट की ये समरी है, ये अब इन दोनों पॉइंट्स की समरी है। सर ये क्या कह रहा है? Therefore, audit is never started with a preconceived notion। हम अपने दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखते, हम अपने अंदर ये भावना नहीं रखते कि कंपनी में कुछ गलत हुआ है। हम हमेशा एक अच्छे भाव के साथ जाते हैं, ठीक है, कि कोई गलत नहीं हुआ है। ऑडिटर सीक्स टू रिपोर्ट जो उसको मिलता है। तो ध्यान रखना, ऑडिटर कभी भी ये गलत भाव के साथ नहीं जाता, ये प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जाता कि कंपनी में कुछ गलत हुआ है। ऑडिटर वो रिपोर्ट करता है जो उसको मिलता है। एंड लास्ट पॉइंट इज, इट इज पॉसिबल that sometimes investigation results from the findings of auditor। auditor ऐसी findings निकाल सकता है which can prompt for calling of investigation। so audit versus investigation देखने में बड़ा टॉपिक लगेगा बट है बड़ा लॉजिकल। सर लॉजिकल कैसे है? पहले आप बोलोगे दोनों अलग अलग है, ऑडिट इज डिस्टिंक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर आप बताओगे इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? सर इट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस हो सकता है कि हमको लग रहा है कंपनी में फ्रॉड है तो हमने इन्वेस्टिगेशन करी, जबकि ऑडिटर का काम क्या है जो हमने ऐसे 200 में ऑलरेडी पढ़ लिया, टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या इतनी सी बात थी? यस। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विद अ प्री कंसीव्ड नोशन दैट द कंपनी हैज अ फ्रॉड, बट द ऑडिटर रिपोर्ट्स। ऑडिटर क्या रिपोर्ट करता है? वॉट एवर ही फाइंड्स इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज एंड इट कैन हैपन
then audit can lead to investigation. लास्ट में आप ये बोल दो, it is a possibility कि auditor may provide such findings, auditor can come out with something which can actually lead to investigation. So this is audit versus investigation. सारे बच्चे बताओ क्या ये ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन चमका या नहीं चमका? देख के शुरू में डर लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें याद कैसे रखेंगे, बट लॉजिकली सोचोगे तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. पहले बोलो डिफरेंट है, फिर एक एक की डेफिनेशन बताओ, फिर उसको समराइज करो कि ऑडिट कभी भी ऐसे प्री कंसीव नोशन के साथ स्टार्ट नहीं किया जाता. ऑडिटर वो रिपोर्ट करता है जो उसको मिलता है, एंड लास्ट में आप ये बोलोगे कि ऑडिट से इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. फटाफट बताओ हाँ या ना. क्या चाहिए 2 मिनट? क्या चाहिए 2 मिनट? 2 मिनट ले लो. क्विकली गो थ्रू इट. इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नवंबर 22 की आरटीपी में तो तुम मुझे बहुत मारोगे अगर तुमको मैंने समय नहीं दिया. क्विकली गो थ्रू इट. आंखें बंद करके एक बार रिकॉल कर लो. रिकॉल हो जाए तो चैट बॉक्स में लिखना डन डना डन डन, और फिर हम आगे बढ़ते हैं. कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट. जल्दी से करो. 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट रीड करके कंफर्म करो मुझे. यू कैन डू इट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सर ऐसा करो, आप हमको ब्रेक दे दो. सर जी ऐसा करो, अब आप हमको ब्रेक दे दो. अब आप हमको ब्रेक दे दो. डू यू वांट अ ब्रेक राइट नाउ? क्या अब आपको ब्रेक दे दिया जाए? प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट वेयर लैंग्वेज इज इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट फ्रॉम एग्जांपल. देखो अतुल, हो सकता है ना, हो सकता है ना कि मैं ऑडिट करने गया, ठीक है, और मुझे कुछ बोगस एंट्रीज मिल गई. बोगस एंट्रीज यानी मान लो कंपनी ने फिक्टिशियस परचेजेस डाल रखी थी. सर फिक्टिशियस का क्या मतलब है? असली में परचेज कंपनी ने कर नहीं रखी, गलत गलत परचेज डाल रखी थी. ठीक है, फिक्टिशियस परचेजेस डाल रखी थी. तो अगर कंपनी फिक्टिशियस परचेज डाल रही है यानी मैनेजमेंट की नीयत खराब है, तो यानी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं है. एक टॉपिक और करा लेते हो, करा दो सर. ये आरटीपी में 19 में आया, हम ये टॉपिक जरूर करना चाहेंगे. रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. ठीक है, चलो ये टॉपिक और कर लेते हैं. नो ब्रेक सर, वेरी वेरी गुड. बड़े ही अच्छे बच्चे आए हैं, बड़े ही अच्छे बच्चे आए हैं इस बार. चलो ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा टॉपिक है, मजा आएगा करके. क्या है ये टॉपिक, किस बारे में बात करता है? मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं. ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आए कहां से? क्या आपने कभी सोचा है, ये तुमने क्या कभी, कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का कैसे हुआ जन्म? यहां से हुआ. ये जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, इन्होंने दिया जन्म ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को. इन्होंने जन्म बेसिकली दिया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को, और हमने वहां से कॉपी करके अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बना लिए. दोनों डिट्टो, सेम टू सेम. तो यही बात यहां लिख रखी है, ध्यान से समझना. द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी. इसका कोई करता धरता नहीं है, ये खुद ही अपने मन से बनाती है, अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ आईफैक.
सर ये आईफैक का क्या मतलब है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग करके इसका नाम है। The objective of IASB is to serve public interest by setting high quality auditing standards and facilitating convergence of international and national standard। Convergence का क्या मतलब है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को नेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ सिंक में लेके आना। Thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world। अगर एक जैसे स्टैंडर्ड यूज होंगे हर जगह, एक जैसे स्टैंडर्ड यूज होंगे हर जगह, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी कि सब लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं। एंड पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन द ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस प्रोफेशन। क्या आपको ऐसी फील आती है? हाँ सर ये फील आती है। तो IASB क्या है? ये डिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। क्यों ये स्टैंडर्ड्स बना रही है? ताकि ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, ऑडिट के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी आ सके एंड पब्लिक का कॉन्फिडेंस बन सके। बस आपने इतनी ही बात को रीड करना है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये बात समझ आई। कैसे अचीव करती है ये ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले इस्टेब्लिश करती है हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। यानी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो ऑडिट के लिए हमको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए वो ये दे देती है। तो इस्टेब्लिशिंग high quality auditing standards for financial statements audit that are generally accepted and recognized by the investors, auditors, government, banking, regulator, security regulator and other stakeholder। यानी जो सारे स्टेक होल्डर एक्सेप्ट करें वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये बना देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए। ना कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए, बट बाकी भी जो ओपिनियन वाली एंगेजमेंट्स होती हैं, बाकी जगह भी जहां ओपिनियन देना होता है, फॉर अदर टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज जो भी स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं वो भी ये बना देती हैं। अश्योरेंस के अलावा जो भी और रिलेटेड सर्विसेज होती है वहां के लिए भी ये स्टैंडर्ड्स बना देते हैं। तो मैं कहूं पहले 3 पॉइंट में तो ये स्टैंडर्ड्स ही बना रही है। क्या आपको ये अच्छी फील आ रही है कि हाँ सर पहले 3 पॉइंट में तो मसाला ही नहीं है? पहले पॉइंट में स्टैंडर्ड्स बना रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए, दूसरे पॉइंट में स्टैंडर्ड बना रही है बाकी अश्योरेंस सर्विसेज के लिए। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, एक तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक लिमिटेड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ध्यान से समझना, एक होता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है लिमिटेड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम प्यार से LR बोलते हैं। ये LR किसका होता है? ये लिस्टेड एंटिटीज का होता है। हर लिस्टेड एंटिटी को क्वार्टरली रिव्यू कराना पड़ता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पूरे साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट तो होगा ही होगा, बट क्वार्टरली इसका लिमिटेड रिव्यू होता है। यानी जब आप देखते हो ना कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, अभी आप देखना जो ये क्वार्टर खत्म होगा, कौन सा क्वार्टर चल रहा है अभी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट? इसके रिजल्ट्स आएंगे अक्टूबर में, तो आप देखोगे वो बोलेंगे Q2 के रिजल्ट्स आ गए। अरे ये Q2 के रिजल्ट्स का भी रिव्यू करता है ऑडिटर। तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का स्टैंडर्ड्स नहीं बनते, रिव्यू के भी अलग से स्टैंडर्ड बनते हैं। क्या हमको रिव्यू के स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने पड़ेंगे? नो, द आंसर इज नो। आपको रिव्यू के स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ बाकी स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो फॉर अदर रिलेटेड सर्विसेज कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, अदर अश्योरेंस सर्विसेज के लिए भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, जो हम क्लास में पढ़ेंगे। कैसे एक ऑडिटर क्वालिटी मेंटेन करके चल सकता है, आप एग्जाम में आप ध्यान से समझना। अगर एक ऑडिटर को बोला गया कि तू इंडिपेंडेंट रहे, वो एथिकल कंप्लायंसेस को फॉलो करे, जो भी वो काम करता है, ठीक है, वो ऐसे लोगों से काम करवाए जो पढ़े लिखे हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, डू यू थिंक ऑडिट की क्वालिटी ऊपर जाएगी? आंसर इज यस। ये बात कहां लिखी है? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में। तो 4 पॉइंट स्टैंडर्ड्स के हो गए। स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, स्टैंडर्ड फॉर अदर अश्योरेंस सर्विसेज, स्टैंडर्ड फॉर रिलेटेड सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। एंड द लास्ट पॉइंट इज publishing other pronouncements on auditing and assurance matters, thereby advancing the public understanding of the roles and responsibility of auditor। यानी पब्लिक को समझ आए ऑडिटिंग होता क्या है, इसके लिए भी ये अपने प्रोनाउंसमेंट्स निकालते हैं। ये वर्ड तो आपको याद रखना मुश्किल होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा आपकी एक किताब होती है जिसका नाम है ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स। क्या आपने इस किताब का नाम सुना है? सच्ची सच्ची बताना। Have you heard about this book called Audit Pronouncements, जिसमें आपके सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑन अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये सारे ये सब दे रखे होते हैं। ठीक है, बड़ी ही डरावनी बुक होती है ये, दूर रहना इससे, कल को तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तो रातों की नींद चली जाएगी। तो प्लीज ऐसी किताबों से दूर रहें। बट यस, दिस इज द बाइबल ऑफ ऑडिटिंग। मैं सच्ची बताऊं, जोक्स अपार्ट, दिस इज द बाइबल ऑफ ऑडिटिंग। एक एक बात ऑडिटिंग की इसमें लिखी हुई है, बट द पॉइंट इज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है। वी नीड टू ऑल्सो मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन
टाइम एंड बेनिफिट, हमको भी बेनिफिट और टाइम का वो बैलेंस मेंटेन करना है, इसलिए हम इस पूरी किताब को ना कभी कवर नहीं कर पाएंगे। ये मुझे बड़े भारी दिल के साथ कहना है, बट डोंट वरी, जितना कवर करेंगे उतना काफी है। सो दिस इज ऑल अबाउट IASB अपने ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करता है। सर ये तो सब जगह स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, यही पॉइंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए अपने स्टैंडर्ड्स बनाता है, अदर एश्योरेंस सर्विसेज के लिए बनाता है, अदर रिलेटेड सर्विसेज के लिए बनाता है, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बनाता है, और बाकी प्रोनाउंसमेंट्स बनाता है जिससे पब्लिक को पता चल सके, पब्लिक को ज्ञान मिल सके, पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग मिल सके, व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडिटर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ये वो समझ सके। क्या ये टॉपिक क्लियर है? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या इस टॉपिक में कोई झंझट है? क्या देखने में बस थोड़ा सा लगता है भारी, बट एक बार पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए कि भाई बात तो सेम कर रखी है, वो सारी की सारी पहली लाइन की तो सेम है। हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर अदर एश्योरेंस सर्विसेज, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर रिलेटेड सर्विसेज, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, एंड द लास्ट पॉइंट इज अदर प्रोनाउंसमेंट्स, ताकि पब्लिक को भी समझ आए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑल गुड। आरटीपी में 19 का सवाल हमने यहां पे कवर कर लिया, ठीक है ना? अलग से आरटीपी कवर कराने की जरूरत तो नहीं है ना, कर लिया यहीं के यहीं, यही बात लिखी है, यही क्वेश्चन है, यही बात लिखी है। लिमिटेड रिव्यूज आर ऑडिटेड और अनऑडिटेड। लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट में बस फर्क है अश्योरेंस का, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको लिमिटेड रिव्यू बोलता हूं और मैं ऑडिट बोलता हूं, दोनों में फर्क क्या है? ऑडिट में आप कौन सी अश्योरेंस लेते हो, जल्दी से बताना। ऑडिट में आप कौन सी अश्योरेंस लेते हो? इस अश्योरेंस के आगे कौन सा शब्द लगाते हो? जिस बच्चे ने सवाल पूछा, अतुल, अतुल फटाफट बताओ, ऑडिट में आप कौन सी अश्योरेंस लेते हो? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड सर, हम लेते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? क्या क्या लेके मिलती है ये भी बता दो। आज मैं तुम्हारा थोड़ा तो दिमाग खराब करना पड़ेगा। सब बच्चे बिल्कुल सही बता रहे, रीजनेबल। कैसे मिलती है तुमको रीजनेबल अश्योरेंस? हाउ डू यू कैच रीजनेबल अश्योरेंस? बिल्कुल सही कहा सृष्टि ने, सर जब हमको मिल जाता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लिमिटेड रिव्यू में ना आप कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लेते, यू जस्ट रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप ऊपर से देखते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके, एनालाइज करके कि हाँ क्या रेवेन्यू इतना होना चाहिए, क्या ट्रेड रिसीवेबल इतने होने चाहिए, क्या परचेजेस इतनी होनी चाहिए। सो यहां पे आप जो अश्योरेंस लेते हो वो लिमिटेड अश्योरेंस होती है, ठीक है? एंड लिमिटेड अश्योरेंस के लिए आप कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मांगते। क्या ये दोनों में आपको अब थोड़ा बहुत फर्क समझ आया? कौन ज्यादा डिटेल्ड है? ऑडिट ज्यादा डिटेल्ड है। That's all that you need to understand. इसके अलावा और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। So guys, time for the break। 1.5 घंटा हो चुका है, तुम लोग तो पढ़ते रहोगे, गूगल ड्राइव वाले बच्चे मुझे बहुत डांटेंगे, सर आप तो पढ़ाते रहते हो, हमको तो जाना होता है ना ब्रेक पे। तो दोस्तों, नाउ इट्स द टाइम फॉर द ब्रेक। आई होप आपको फर्स्ट सेशन में मजा आया। अब धीरे धीरे आपको भी फील आ रही होगी, हाँ सर हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है, हमको मजा आते जा रहा है। एंड आफ्टर द ब्रेक वील मीट अगेन एंड कैरी ऑन विद दिस चैप्टर। गो फॉर द ब्रेक, रिलैक्स योरसेल्फ, रिफ्रेश योरसेल्फ, एंड वील कैच अप आफ्टर द ब्रेक।